मॉनिटरिंग भी करना चाहिए कि उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, पहले से इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब बातें हमने कल डिस्कस की थी। हमारा जो चौथा जो स्लाइड था वो था कि एडिक्शन पे। एडिक्शन पे था हमने। यहाँ से स्टार्ट आज हम करते हैं कि एडिक्शन से, कि 3 तरह के एडिक्शंस होते हैं बच्चों को, मोबाइल का, टेलीविजन का और नशीली वस्तुओं का। और मोबाइल के एडिक्शन से जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐसे आकर्षक चीजें हैं जो बच्चे को अट्रैक्ट करती है। वीडियो गेम्स है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे और बहुत सारे ऐसे मीडिया आ गए हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, और बच्चे उनसे अटैच रहते हैं। और वो उनके लिए बहुत अच्छा माध्यम लगता है उनको कि अपना टाइम पास करें, और उनका समय भी बहुत अच्छा व्यतीत होता है। बैठे बैठे, लेटे लेटे वो कुछ खाते रहते हैं और मीडिया में भिड़े रहते हैं, अपनी अपनी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। और उनको लगता है कि हम पढ़ाई को एक रात में कर लेंगे, हमारा टेस्ट है तो हम एक रात में पढ़ लेंगे, और हमारे पास बहुत समय है। साल के शुरुआत में उनको लगता है कि हमारे पास तो अभी 12 महीने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे दिन पास होता चला जाता है, बच्चे के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाता है, और वो पढ़ाई में फोकस करने के बजाय शॉर्टकट ढूंढने लगता है कि वो किस तरीके से, शॉर्टकट तरीके से वो पास हो जाए। और यही कारण है कि आगे जाकर कि वो प्रतियोगिता परीक्षाओं को नहीं निकाल पाता है, कंपटीशन एग्जाम्स वो निकाल नहीं पाता, क्योंकि उसका पढ़ाई फोकस नहीं होता। और जो बुक्स भी पढ़ता है तो बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि कौन सा टॉपिक, कौन सा लेसन कहाँ पे है। कई बार बच्चों की बुक्स नहीं की नहीं रह जाती है। आजकल बहुत सारे गाइड्स मिलते हैं जिनको बच्चे पढ़ के पास होने लगे हैं। तो इस तरह के जो भटकाव जो है, अभी आज का विद्यार्थी, जो वर्तमान का जो विद्यार्थी है, वो भटका हुआ है। टेलीविजन के बारे में मैंने बताया था कल कि टेलीविजन जो, वो भी बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है बच्चों को। बच्चों को, अगर बच्चा टेलीविजन नहीं भी देख रहा है तो अगर हम घर वाले अगर बच्चे टेलीविजन देखते हैं तो उससे भी बच्चों को बहुत भटकाव होता है। और इसमें घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि हम कब टेलीविजन देखें, एक टाइम टेबल बनाएं और एक शेड्यूल बनाकर ही देखें, दिन भर टेलीविजन हमारे यहाँ ना चले। बहुत ज्यादा गेस्ट, जो अनवांटेड गेस्ट होते हैं, जैसे बच्चों के दोस्त यार भी घर पे आते हैं, तो हम वहाँ पे उनको इंटरप्ट करें कि भाई ये कौन दोस्त है, पढ़ने के टाइम में क्यों आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो माता पिता को ध्यान देना होगा। जब ध्यान देते हैं, जैसे एक पौधा उगता है, अगर हम एक गमले में एक पौधा उगाए और उसको आके चिड़िया बार बार खा जाए, या कोई उसमें कीड़े लग जाए, या और कोई पैरासाइट्स आके उसको खा जाए, तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। पढ़ाई भी इसी तरह की चीज होती है। हम बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में डालते हैं, उसके ऊपर फीस लगाते हैं, उसको समय देते हैं, स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं, लाने जाते हैं, अपना कीमती समय हम भी लगाते हैं, बच्चा भी लगाता है। जो रिजल्ट चाहिए, जो हमको, अब जिस चीज का पर्पस होता है, जो हमारे जिंदगी का उद्देश्य होता है कि बच्चा एक अच्छा शिक्षित विद्वान व्यक्ति बने, वो आज के समय पे नहीं हो पा रहा है। और बच्चा अपनी शिक्षा और विद्या का समन्वय भी शायद इसीलिए नहीं कर पा रहा है। आज हम तीसरी टॉपिक पे बात करेंगे। तीसरी जो टॉपिक हमारी है वो नशीली नशीली वस्तुएं हैं। तो आज का हमारा पूरा जो सेशन होगा वो नशा के ऊपर होगा, कि कौन नशा करता है, क्यों करता है। तो इस टॉपिक पे हम चलते हैं कि नशा क्या है। जिन वस्तुओं के सेवन से मनुष्य की बुद्धि विलुप्त हो जाती है उसे हम नशा या मादक कहते हैं। चाहे वस्तु कोई भी चीज हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो मॉल में बैठना हो, चाहे बच्चे का किसी गेम्स के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो, है ना। अगर स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, तो भी उसके लिए एक नशा है। तो इस तरह का नशा के अंतर्गत जो हम परिभाषा बनाते हैं वो है कि जिन वस्तुओं के सेवन से, चाहे वो वस्तु कोई भी हो, वो सेवन करे या उसके प्रति आदी हो या उसको आनंद आए, उस सबको हम नशा या मादक कहते हैं। जिन वस्तुओं को हमारा शरीर और मन बार बार मांगता है, ये खाने से रिलेटेड है, जैसे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, तंबाकू, इन सब चीजों को। अब जो नशा करने वाला व्यक्ति है उसका शरीर और मन दोनों मांगता है और बार बार मांगता है, तथा उससे उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसे हम नशा कहते हैं। तो जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं, देखिएगा, पहले एक सिगरेट पीते हैं, फिर दो, फिर तीन, फिर वो चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक सिगरेट जलता रहता है, उसी जलते हुए सिगरेट से दूसरा सिगरेट जलाते हैं, से वो एक दिन में 20-20, 30-30, 40-40 सिगरेट पी जाते हैं। एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन सिगरेट पीने वाले 48 और 60-70 सिगरेट भी पीते हैं, ऐसे हमने देखा है। वैसे ही पाउच खाने वाले होते हैं, 24 घंटे के समय में वो 48 और 60, 100 पाउच तक वो खा जाते हैं। तो उनको वो इतने लत हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, और अल्टीमेटली वो नशा नहीं कर रहे होते, नशा उनको खा रहा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन फंसता है नशे के जाल में, कौन व्यक्ति है या कौन विद्यार्थी है, या कौन हमारे समाज का कौन सा वर्ग है जो नशे के जाल में जल्दी फंसता है। तो सबसे पहले फंसते हैं कमजोर आत्मबल वाले। हर कोई नशे के जाल में नहीं फंसता, हम सब नशा नहीं करते। जैसे कि हम बाजार जाते हैं तो बाजार में
हर तरह की वस्तुओं का दुकान लगा हुआ है, हर तरह का शॉप है, लेकिन क्या हमको जो चीज चाहिए हम उस शॉप पे जाते हैं और वो चीज परचेस करते हैं। उसी उसी बाजार पे, उसी मार्केट पे शराब की भी दुकान होती है, सिगरेट की भी दुकान होती है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते क्योंकि हमारा आत्मबल मजबूत है। और वो आत्मबल मजबूत होने की वजह से हम डिसीजन लेने में सक्षम है कि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे हमें बहुत नुकसान होने वाला है। तो जो कमजोर आत्मबल वाले बच्चे होते हैं, ज्यादातर वही लोग उसकी तरफ प्रवृत्त होते हैं। कमजोर आत्मबल वाले विद्यार्थी या बच्चे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नशा जो शुरुआत होती है वो बचपन में ही या विद्यार्थी या स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू होती है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। अधिकांशतः क्योंकि लोग और बच्चे होते हैं। मानसिक रूप से तनावग्रस्त जो व्यक्ति है वो भी नशे की तरफ लिप्त होता है। हो सकता है कि विद्यार्थी जीवन में सही रहा हो, कॉलेज लाइफ में भी सही रहा हो, लेकिन जब वो अपने लाइफ में एंट्री करता है, जब वो नौकरी करता है, तो वहां हो सकता है एक नया माहौल मिले, एक गलत संगति मिले, और वहां पे वो तनावग्रस्त होने लगता है, और वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त होने के बाद नशे की तरफ लिप्त होता है। और उसको लगता है कि शराब पी करके वो अपना नशा दूर, अपना जो है नशा है, नशा करके अपनी मानसिक थकान को मिटा रहा है। अकेले उदासीन व्यक्ति, आवेगशील व्यक्ति, जो अकेले होते हैं, उदासीन होते हैं, उनका जो थॉट्स होता है निगेटिव होता है, उनका जो जीवन को देखने का नजरिया होता है वो नकारात्मक होता है, उनका जो दृष्टिकोण होता है वो नकारात्मक होता है। ऐसे लोग जो है हमेशा उदास मिलेंगे आपको और नशे के गिरफ्त में मिलेंगे। जो आवेगशील व्यक्ति हैं बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात में अपनी स्टेटस, अपनी इज्जत की बात करते हैं। कुछ भी बोलते हैं उनको लगता है कि आपने मेरी बेइज्जती कर दी, आप मेरा अपमान कर दिया। वो मान अपमान इन सब के बीच ही वो चलता चला जाता है, और आवेगशील अर्थात वो गुस्सैल स्वभाव का होता है। और ऐसे व्यक्ति भी बहुत जल्दी नशे के इसमें जाल में फंस जाते हैं। मजदूर वर्ग हम सब जानते हैं कि एक भारत में भी बहुत बड़ा वर्ग है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज है, वहां पर मजदूर वर्ग जो है वो आप जाके देखेंगे शाम को तो वो नशे में ही मिलेंगे। जब काम करके वापस आते हैं तो वो नशा लेकर के या नशा करके ही घर पहुंचते हैं। भले वो अपने घर की जरूरत की चीजें लेकर नहीं जाएगा, सब्जी लेकर नहीं जाएगा, लेकिन वो नशे की बोतल लेकर जाएगा या नशा करके पी करके जाएगा घर, और घर में जा करके बहुत वो कलह मचाने लगता है। क्यों करते हैं लोग नशा? तो ज्यादातर तो युवक और बच्चों में देखा देखी होता है। ज्यादातर जो बच्चे हो देखा देखी करते हैं। उनको लगता है कि एक संगति जो होती है, जैसे छोटे बच्चे हैं या युवक हैं, तो चार पांच का ग्रुप होगा, चार पांच का ग्रुप जो नशा करता है, छठवे छठवे जो व्यक्ति है या छठवा जो पर्सन है उसको अपनी तरफ बुलाएगा, और वो उससे कहेगा कि इसको पी करके देखो, खूब मजा आता है, खूब आनंद आएगा। बोलेगा थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो, थोड़ा थोड़ा करते करते वो कब वो नशे की गिरफ्त में फंस जाता है वो छठवे व्यक्ति को भी पता नहीं चलता। मित्र समूह के कुप्रभाव के कारण नशा में कभी भी जो समूह जो प्रभाव है, मित्रों का जो संगति है, फ्रेंड सर्कल है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अगर पांच लड़के अगर नशे के गिरफ्त में है तो छठवां जो उसका दोस्त होगा वो आज नहीं तो कल उसकी गिरफ्त में आ ही जाता है। युवकों में कौतूहल एवं मजा लेने के लिए होता है। जो युवक होते हैं वो जब कोई उनको सक्सेस मिल जाता है, छोटा मोटा अगर सक्सेस मिल गया तो उसको सेलिब्रेट करते हैं नशे के द्वारा। अगर वो कोई उनको दुख मिल गया तो भी वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर कोई युवक जो है नई गाड़ी खरीदता है तो भी वो सेलिब्रेट करता है। अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए उसकी तो भी उसको वो उसी बहाने वो शराब के लिए अपने ग्रुप्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर के शराब पीता है। अर्थात शराब पीने के लिए किसी तरह के पॉजिटिव या निगेटिव माहौल की जरूरत नहीं है। वो उसका मन, उसका आत्मबल इतना कमजोर होता है कि उसको सिर्फ एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है और वो शराब पीने के लिए आतुर हो जाता है। कौतूहल कौतूहल एवं मजा का मतलब वही है कि युवक जो है छोटी छोटी बातों में पार्टी करते हैं। आजकल तो पार्टी का जो सिनोनिम है, एक पर्याय जो है, वो पार्टी का मतलब ही शराब हो गया है। अर्थात पार्टी हो और शराब न पिलाए, सिगरेट न पिलाए, है ना, मौज मस्ती ना हो, डीजे न बजे, तो वो उनके लिए पार्टी ही नहीं होता है। तो नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता चौथा जो कारण है, बहुत इजीली अवेलेबल है, हर चौक चौराहे पे उपलब्ध है, हर गली के मोहल्ले के उसमें पान ठेला है, पान का जो दुकान है वहां पे मिल जाता है। पाउच तो ऐसे लटके मिलते हैं जैसे बहुत अमृत भरा हो उसमें, और उसके नाम भी उसी तरह के होते हैं। और जो टीवी में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं वो भी उसका प्रचार बहुत ज्यादा करते हैं। प्रचार तंत्र की प्रेरणा बच्चों को होती है। जो पिक्चर देखते हैं उसमें रियल लाइफ में वो नशा करता है, लेकिन जो हमारे जो युवा हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो रियल लाइफ में नशा करने लगते हैं। वो उसको कॉपी करने लगते हैं। जनरली समाज में कोई भी चीज हम कॉपी करते हैं, हमको लगता है कि हम स्टेटस मेंटेन करते हैं। तो इस तरह का जो प्रभाव है वो लोगों के में अंदर बहुत जल्दी पड़ता है, और लोग नशे की गिरफ्त में चलते चले जाते हैं। नशा का जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है
फेफड़े पे पड़ता है, श्वास संबंधी बीमारी होती है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, बहुत सारी बीमारियां जो लंग से रिलेटेड है, वो सारी बीमारियां जो है वो सिगरेट से होती है। ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, लीवर लीवर डिजीज होती है, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, शराब पीने वालों को सबसे ज्यादा लीवर की प्रॉब्लम्स होती है। हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, किडनी फेल्योर हो सकता है। तंत्रिका तंत्र अर्थात जो जो व्यक्ति डेली शराब पीता है, अगर 2 दिन शराब नहीं पिए तो उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, तो उसका नर्वस सिस्टम जो है वो काफी कमजोर हो जाता है, और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रेन उसका आदी हो जाता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि उसके बॉडी में खून से ज्यादा शराब की मात्रा होती है। और अभी तो ऐसे ऐसे यंत्रों का आविष्कार हो गया है कि आपके आपके शरीर से जो निकलने वाला वायु है, हवा है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के पास होता है, कि वो एक मशीन में फूंक मारने बोलते हैं, और उससे पता चल जाता है कि कितना शराब उसने पी रखा है, कितना ml शराब पी रखा है, वो भी उस मशीन के द्वारा पता चल जाता है। तो सोचिए, जो सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है, उसमें भी शराब के अंश बाहर आ रहे हैं, तो कितनी ज्यादा मात्रा होगी शराब की कि उसने अपने बॉडी के अंदर लिया हुआ है, और कितना हार्मफुल और कितना नुकसानदेह उसके शरीर पर है। नशा का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांगने की आदत होती है। देखेंगे जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, वो छोटी छोटी बातों पे मांगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता, वो किसी पे डिपेंड होता है। और चूंकि वो शराबी होता है, कोई काम ठीक से नहीं कर पाता, शारीरिक रूप से भी कमजोर होता है, मानसिक रूप से भी कमजोर होता है, तो उसकी ना मांगने की आदत हो जाती है। हर तरह अपने दोस्तों से मांगेगा, घर वालों से मांगेगा, अगर वो नहीं देंगे तो उसे मारपीट करेगा, है ना। पशु तुल्य जीवन जीता है, उसका बार बार अपमान होता है, बार बार अपमानित होने के बाद भी वो नहीं समझ पाता कि वो मतलब किस गलत रास्ते पे या किस गर्त पे गिर रहा है। असामाजिक गतिविधियों में अनायास संलिप्तता होती है, जो चूंकि वो सामाजिक रूप से वो एक प्रकार से दूर होता है, लोग उसको पसंद नहीं करते समाज में, तो असामाजिक गतिविधियां जैसे चोरी है, हिंसा है, मर्डर है, या और कोई गलत तरीका है, गलत काम है, उन सब चीजों में लिप्त हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी जरूरतें पूरी करना है, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा उनको असामाजिक गतिविधियों से ही मिलता है। तो इस तरह की गतिविधियों में वो संलिप्त रहता है। झूठी शान दिखाएगा, वो कितना भी नशे में रहे, कैसा भी रहे, लेकिन वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाता है शराब पीकर, और वो ये सोचता है कि उससे ज्यादा आत्मविश्वासी कोई नहीं है, और वो जो बोलता है वो सब होकर रहता है। तो ऐसी झूठी शान में वो जीने की कोशिश करता है। आपकी सही बात पर भी लोगों को विश्वास नहीं होता। जो शराबी व्यक्ति है, अगर वो शराब पी रहा है, तो अगर अच्छा व्यक्ति है तो कभी उस पर विश्वास नहीं करेगा, हमेशा उसको डाउट से देखेगा कि इस पे हम कैसे विश्वास करें। जो खुद अपने शरीर को नहीं संभाल पाया, परिवार को नहीं संभाल पा रहा है, अपने मन को नहीं संभाल पा रहा है, उस पे हम तीसरा व्यक्ति कैसे विश्वास करेगा। तो आपकी सही बातों पर भी लोगों को आपसे विश्वास नहीं होता। आत्महीनता रहती है उसके अंदर। अगर किसी अच्छे व्यक्ति से मिलना है, तो वो जब तक शराब नहीं पिएगा, जब तक नशा नहीं करेगा, तब तक वो उससे बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि एक हीन हीन भावना उसके अंदर होती है। और वो आत्महीनता तब वो महसूस करता है जब वो नशे में नहीं होता है। जब वो नशे में होता है तब तक तो उसको लगता है कि वो बहुत शान से जीने वाला आदमी है, लेकिन जैसे ही उसका नशा उतरता है तो उसके अंदर फिर से आत्महीनता आने लगती है। और उसी आत्महीनता को दूर करने के लिए वो सिगरेट और शराब और अन्य जो नशीली चीजों हैं उसका वो सहारा लेने लगता है। नशे का क्या प्रभाव पड़ता है परिवार पे? तो कलह हो जाती है। जो कलह है, जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसे घर में कभी भी आपको खुशी का वातावरण नहीं दिखेगा। कभी आप जाएंगे तो दरिद्रता मिलेगी, बैठने के लिए कुर्सी टेबल नहीं रहते, खाने के लिए अन्न नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, बिजली का बिल नहीं पड़ता। आप उसके घर जाएंगे तो एक ऐसा वातावरण मिलेगा जो नरकी वातावरण जो दिखता है। आप कह सकते हैं कि नरक जैसा वातावरण वहां होता है। चिंता और क्लेश का वातावरण तो रहता ही रहता है। उनके यहाँ हमेशा संसाधनों का अभाव रहेगा, है ना। नारकी वातावरण, हिंसा, आत्महत्या जैसी घटनाएं घटती रहती है। आपस में लड़ाई झगड़े इतने करते हैं परिवार में कि कोई ना कोई आत्महत्या कर लेता है, या कोई हिंसा करने को उतारू हो जाता है, हत्या करने के लिए। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर मान और अपमान और मान और सम्मान की बातें वो करते हैं, और वो उनके अंदर का जो धीरज है, जो पेशेंस है, वो खत्म होने लगता है, और उसी पेशेंस के खत्म होने के कारण उनका जो प्रवृत्ति है वो सुसाइडल नेचर या होमिसाइडल नेचर होने लगता है। सामाजिक रूप से असहयोग रहता है, उनको कोई सहयोग नहीं करता, कभी भी समाज को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। घरेलू झगड़े जो होते हैं उसका मुख्य कारण शराब ही होता है। और हम सब अगर अपने चारों तरफ देखें, तो शराब के कारण न जाने कितने घर बर्बाद हो गए हैं, न जाने कितने बच्चों का कैरियर खत्म हो गया, न जाने कितनी माताएं जो है वो मजबूर मजबूर होकर के घर से बाहर जाकर काम करने पे मजबूर है, क्योंकि पति तो कमाता नहीं है।
तो माताएं जो है, उनकी वाइफ जो है, वो जा करके काम करके घर चलाती हैं, उसमें भी उनको पैसे चाहिए होते हैं। उनको शराब के लिए पैसे चाहिए होते हैं, छीना झपटी होता है, पैसे छुपा के रख जाते हैं, उसको वो चुरा करके लेके जाते हैं। तो इस तरह का वातावरण आपको शराबियों के घर में नजर आता है। तो नशा और परिवार में अशिक्षा होती है। जैसे कि हम जैसे विद्यार्थियों के फोकस की बात इसीलिए कर रहे हैं नशे के चैप्टर पे, कि परिवार का सीधा संबंध बच्चे के पढ़ाई से रहता है। परिवार वालों का जो थॉट्स है उसका सीधा संबंध उसके पढ़ाई से रहता है। बच्चों की जो अशिक्षा होती है, बच्चों की फीस भी नहीं जुटा पाते, बच्चों के लिए पुस्तकें नहीं खरीद पाते, संतान उसका जो है कुमारगामी हो जाता है, अपराधी प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त होता है ना। कुमारगामी होने से उसके बाद क्या होता है, चूंकि पिताजी उसका खुद शराब पी रहा है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे को वो समझ में ही नहीं आता। बच्चा ये सोचता है, विद्यार्थी ये सोचता है कि मेरा पिताजी तो स्वयं ही शराब पी रहा है, तो उसकी बातों को कौन मानेगा। खुद सिगरेट पीता रहता है, उसकी बातों को कौन मानेगा। इसलिए वो अपराध की तरफ ऐसे ऐसे ग्रुप्स में फंस जाता है कि अपराध करने के लिए वो प्रवृत्त होने लगता है। कलह की वजह से अशांति होती है, बच्चों के मानसिक दुष्प्रभाव पड़ता है, बच्चों का मन खराब होने लगता है, वो अपनी बातों को घर में किसी से शेयर नहीं कर पाता। उसकी माँ जो है वो अपने आप से परेशान होती है क्योंकि घर चलाना होता है, और पिता जो है वो शराब के नशे में धुत रहता है, तो वो उससे कुछ बात शेयर ही नहीं कर पाता। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनका जो टैलेंट है वो हाथ से होता है, उसका प्रतिभाओं का हाथ से होता है। अर्थात कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, कुछ संगीत के या आर्ट के क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो बच्चा जो है दोधारी तलवार पे चलता है। एक तो वो परिवार से जूझ रहा है, दूसरा वो पढ़ाई से जूझ रहा है, तीसरा वो सामाजिक रूप से उसका भी तिरस्कार होता है। लोग बोलते हैं कि ये शराबी का बच्चा है या नशेड़ी का बच्चा है, तो उसको उतना सम्मान नहीं मिलता। तो बच्चे के अंदर भी धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है और आत्महीनता की भावना आने लगती है। तो जो बच्चा स्कूल से पढ़ के आया और घर में इतना कलह और क्लेश का वातावरण है, तो आप बताइए बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे। तो बच्चों को फोकस करने के लिए हमको उनके परिवार को भी थोड़ा शिक्षित करना पड़ेगा कि नशा परिवार वाले न करें। नशा और परिवार में कुसंस्कृति पनपती है। समाज शैली में अब शब्दों का प्रयोग होता है, गाली गलौज बहुत करते हैं जिन लोग शराब पीने वाले व्यक्ति हैं। अमर्यादित व्यवहार रहता है उनका, कभी भी उनका जो नेचर, उनका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो मर्यादा से बाहर ही मिलेगा। कभी वो मर्यादा के अंदर नहीं रहते, अमर्यादित व्यवहार ही मिलेगा। या तो चिल्ला कर बात करेंगे, या गाली गलौज करके बात करेंगे, या कॉलर पकड़ के बात करेंगे। बहुत जल्दी उत्तेजित होकर के बात करते हैं। और उनकी समाज शैली में तो बिल्कुल अब शब्दों का प्रयोग आप देख सकते हैं, कॉमन सी बात है। इवन उनको ये भी नहीं पता होता कि वो सार्वजनिक जगह पे खड़े हैं, कहाँ पे कैसी भाषा का प्रयोग करना है। कभी कभी हमने देखा है कि स्टेशनों में भी लोग खुलेआम गालियां देते हैं। ट्रेनों में सफर करते रहेंगे, हमने देखा है कि खुलेआम गालियां देते हैं। बसों में सफर करें तो हम देखते हैं कि लोग खुलेआम गालियां देते हैं। और वो इतने हावी हो जाते हैं कि उनको उनको ये लगता है कि उनसे ज्यादा ज्ञानी, उनसे ज्यादा महान, उनसे ज्यादा समझदार व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि वो होते हैं वो नशे में है। अपराधी प्रवृत्ति की ओर पनपते हैं, चोरी और हिंसा की भावना होती है। जिस तरह के चित्र इसमें आप देख रहे हैं कि आप अपने घर के आसपास भी या स्कूल के आसपास ऐसे हमको दिखते हैं। बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ पे हुक्का बार चलने लगे हैं, पहले बार हुआ करता था, हुक्का बार है, जहाँ पे ज्यादातर स्कूल के बच्चे ही पकड़े जाते हैं, और अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे पकड़े जाते हैं। और चूंकि एक ऐसा गंदा कल्चर हो गया है कि लोग पार्टी के रूप में हुक्का पार्टी भी देने लगे हैं। तो ये कल्चर जो है, ये जो संस्कृति जो पनप रही है, कुसंस्कृति, जिसको हमने मान लिया है कि ये हमारे समाज का, हमारे संस्कृति की एक एक पार्ट बनता चला जा रहा है, जबकि ये हमारे संस्कृति के अभी भी एक हिस्सा रहा ही नहीं है, नशा। तो हमें इस चीज की तरफ बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन देना है, गाइडेंस देना है। नशा और समाज पे हम देखें कि जितनी भी दुर्घटनाएं होती है उसमें 75% शराब कारण होता है। ड्राइवर जो है शराब पीकर गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में जो आग लग जाती है खलिहानों में और घरों में, उसकी एक जलती हुई बीड़ी या सिगरेट फेंक देना, वो भी एक आग लगने का बहुत बड़ा कारण होता है। रेलगाड़ियों में और बसों में जो लगने वाली आग है, उसके कारण भी जो है बीड़ी और सिगरेट ही उसका सबसे बड़ा कारण होता है। जहरीली शराब से सामूहिक मौत होती है। जो एक्चुअल जो शराब होता है, जो बनता है, वो इथाइल अल्कोहल से बनता है। और जो जहरीली शराब होती है उसमें मिथाइल अल्कोहल होता है। तो मिथाइल अल्कोहल अपने आप में बहुत जहरीली होती है। और चूंकि मिथाइल अल्कोहल को फेंक दिया जाता है, खराब चीज है, और लोग उसी को सस्ता समझकर लोग पी लेते हैं कि सस्ते में मिल रहा है, और ग्रुप्स में पीते हैं। चूंकि इसमें लिखा है सामूहिक मौत, तो सामूहिक मौत होना ही होना है, क्योंकि वो समूह में ही दारू पीते हैं।
एक अच्छा जो व्यक्ति है वो भले एक समूह ना बना पाए, लेकिन शराबियों का समूह आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो वो समूह बनाने में पीछे नहीं रहते और सामूहिक रूप से उनकी मौत भी हो जाती है। नशा और समाज के अंतर्गत सामाजिक कुरीतियां जो फैल रही है कि मेहमान नवाजी में नशा, ये तो ऐसा हो गया है कि बहुत सारे घरों में कल्चर सा हो गया है कि एक ही टेबल पर, मैंने कई बार देखा है कई बहुत सारी जगह पे एक ही टेबल पे पूरे फैमिली बैठी हुई है, वहां पे शराब परोसा जाता है और वो पीते भी रहते हैं और उनको लगता है कि हमारा स्टेटस सिंबल है, ये हमारा कल्चर है। जब बच्चा अपने माता पिता के साथ बैठकर शराब पी रहा है, तो आप ये बताइए उस बच्चे को आप कैसे समझाएंगे कि शराब पीना बुरी बात है। और जिस लेवल पे वो बच्चा पढ़ता है फिर वो बाहर जाकर वैसी पार्टियां करता है। और बहुत सारे होटलों में तो मैंने देखा, बहुत सारे होटलों में तो ऐसा होता है कि फैमिली को अलाउ करते हैं, अगर ड्रिंक लेना तो फैमिली सहित आना पड़ेगा आपको। ऐसे ऐसे भी होटल है आज के टाइम पे। तो ये हमारा एक कुछ संस्कृति जो सामाजिक कुरीति के रूप में पनपने लगा है, और एक ऐसी कुरीति है सामाजिक रूप से जो बहुत ही खतरनाक है और जो हमें अभी पता नहीं चल पाता, लेकिन जाने अनजाने में हम देखते हैं कि हर एक घर में जिनके यहाँ नशा होता है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर हो रहा है, और जाने अनजाने में वो समय से पहले वो मौत की ओर अग्रसर हो जाता है। और वो सब हम देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने। हमारे घर का व्यक्ति शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, हमारे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम उसे रोक नहीं पाते। और चाहे तो एक परिवार में इतनी ताकत होती है कि सब लोग मिलकर अगर उसको मना करें, सब लोग मिलकर उसको समझाएं, या सब लोग मिलकर उसके साथ ऐसा बर्ताव करें कि शराब पीना बुरी बात है, उसके लाभ और हानि को बताएं, तो शायद वो ना भी पिए। लेकिन हम धीरे धीरे उसको एक एक्सेप्टेंस हो गया है कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी शराब पीना ठीक है, कभी कभी ऐसी पार्टी में जाना ठीक है। लेकिन वो कभी कभी कब रोज हो जाता है, डेली रूटीन में आ जाता है, एक शराबी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। मेहमान नवाजी में शराब में एक चीज और देखने में आता है कि जैसे हमारे यहाँ शादियां होनी है या कोई पार्टी होनी है या जन्मोत्सव का संस्कार होना है, किसी तरह के संस्कार होते हैं, तो आप सोसाइटी में देखिए कि घरों में शराब की व्यवस्था होती है पहले, कि शराब कहाँ से आएगा, कौन सा शराब आएगा, कौन सी क्वालिटी का आएगा, कितनी कितनी मात्रा में आएगी। ये सब बच्चा घर में देख रहा है, इस चीजों को वो ऑब्जर्व करता रहता है कि किस तरह से पार्टियां होती है, किस तरह से हम जो मेहमान आते हैं उनको शराब पिलाते हैं। फिर हम जब उनके यहाँ जाते हैं तो हमको लगता है कि हम वहां पे हमको वो शराब पिलाए। ऐसा एक कुक संस्कृति, एक कुरीतियां जो है पनपने लगी है। पर्वों में, उत्सवों में शराब का फैशन पहले देखने में आता था कि जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे कि होली में लोग शराब पीते हैं, होली के त्योहार पे ही बहुत सारे लोग शराब पीते थे। आजकल आप देखिए हर एक त्योहार में शराब पीते हैं, आजकल दिवाली में भी पीने लगे। ऐसा कोई त्योहार नहीं छूट रहा है, ऐसा कोई हिंदू पर्व नहीं है जिसमें लोग शराब नहीं पीते हैं। अगर शराब दुकानें बंद है तो पहले से व्यवस्था कर लेते हैं। ये सब जो है हम सभ्य नागरिक जो अपने आप को एक अच्छा नागरिक बोलते हैं, हमारे आंखों के सामने में हो रहा है। और जो हम पढ़ लिख करके एक बहुत अच्छा बन, इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब प्राप्त करते हैं, अपने बहुत बड़ा बिजनेस डालते हैं, टाई कोट पहनकर हम खड़े होते हैं, लोग हमें सम्मानित करते हैं, रेस्पेक्ट से हमारा नाम लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं सिक्के के दूसरे पहलू में देखेंगे तो हमारे हाथ में सिगरेट होता है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में शराब होती है। तो क्या ऐसा जीवन हम चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर मेहनत कर कर खूब पैसा कमाए और हमारे एक हाथ में सिगरेट हो, दूसरे हाथ में शराब हो, और जो हमारा जीवन 80 साल का मिला है, 85 साल जिसको हम हंसते हंसते अच्छे से प्रकृति का मजा लेते हुए जी सकते हैं, उसको बीमारी में और दवाइयों में हम खर्च करते चले जाएं और आगे का जीवन व्यतीत करते जाएं। तो आज का समय ऐसा ही हो गया है, लोग उसे स्टेटस सिंबल मान लिए हैं। और इस चीजों को विद्यार्थियों को बताना बहुत जरूरी है कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही नशा है, और आपको भी आगे जाकर के पढ़ लिख कर इन चीजों से दूर रहना है। शादियों में होने वाले झगड़ों में शराब भी बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सब हम देखते हैं कि शादियों में जितनी भी झगड़ा या लड़ाई होती है वो सब शराब की वजह से होती है। सामाजिक रिश्तों में जो तनाव होता है एवं मित्रों में आपस में जो झगड़ा होता है, उसके पीछे भी इसी नशा या शराब का एक सबसे बड़ा कारण ही होता है। अब इस चित्र में हम एक देख सकते हैं कि एक जो कार है वो दलदल में फंसा हुआ है। अब दलदल में फंसा है तो ये जो निकालने वाले लोग हमें दिख रहे हैं ये उसके फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं। क्या चाह कर भी इस गाड़ी को उस दलदल से निकाल सकते हैं? उस दलदल से निकालने के चक्कर में वो रिश्तेदार खुद ही दलदल में घुसने लगेंगे। कहने का मतलब यह है इस चित्र को दिखाने का कि हम बच्चों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को पहले ही बता दें कि नशे का जो संसार है एक बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर दलदल है, और उसमें हम जानबूझ करके ना जाएं। जब हम जानबूझकर उस दलदल में जाएंगे तो कोई हमको निकाल नहीं सकता। क्योंकि हम पेशे से डॉक्टर हैं,
तो हमको पता है कि कोई भी व्यक्ति को एक छोटा सा सिगरेट भी छुड़ाना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को एक सिगरेट पीता है तो आने वाले टाइम में आप उसको छुड़ा नहीं सकते। वो इतना इतना उसको लत हो जाता है, हमारे बॉडी में उसके इतने टेनिन और कुनेन इतने उसमें मिक्स हो जाते हैं कि वो उसको छोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि वो मन से पीता है, शरीर के लिए नहीं पीता, उसका आदि मन हो जाता है। इसलिए जितनी भी बीमारियां होती है शराब पीने से, सिगरेट पीने से, वो साइकोसोमेटिक होती है, यानी मन से शरीर की तरफ जाने वाली बीमारियां। और जो बीमारी मन से शरीर की तरफ जाती है वो लगभग असाध्य होती है, उससे किसी को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हमारे शरीर से मन की तरफ जा रही है, किसी को बहुत बड़ा फोड़ा हो गया और बार बार उसके बारे में सोच रहा है, तो फिर भी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसको फोड़ा है ही नहीं और वो मन में सोचने लग गया कि शायद मेरे को कैंसर हो गया, शायद मेरे को कैंसर हो गया, तो ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम में उसको कैंसर हो जाएगा। इसी को साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं। तो इन डायग्राम्स को दिखा करके, इस चित्रों को दिखा करके, पिक्चर्स को दिखाकर हम बच्चों को अलर्ट कर सकते हैं कि बेटा इस लाइन पे मत जाओ, और बार बार उसको काउंसलिंग करते रहना कि वो खुद उस लत में तो नहीं फंस रहा है। उन बच्चों का आत्मबल को बढ़ाना। ये पूरे डिवाइन वर्कशॉप जो करते हैं गायत्री परिवार का, इस हमारे पूरे मिशन का अगर आप उद्देश्य देखेंगे तो पूरे मिशन में जो 7 आंदोलन है और जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ये लोगों के आत्मबल को मजबूत करता है। साधना से लेकर ये नशा मुक्ति तक के जो 7 आंदोलन है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन से और हमसे ही रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड नहीं है। और ये हम हमारे मन को मजबूत करते हैं, हमें जीवन जीने की शैली सिखाते हैं, हमें बात करने का तरीका सिखाते हैं। तो इन शैलियों को इतना अच्छा जो मिशन हमारा है, मिशन का जो काम है, अगर हम इसे ज्ञान यज्ञ समझकर बांटने लगे, और ज्ञान यज्ञ ही आज की जरूरत है। अब ज्ञान यज्ञ कर के रूप में हम स्कूलों में जाए, कॉलेज में जाए और विद्यार्थियों के अंदर इसकी इतनी चीजों को भर दें, तो हो सकता है कि बच्चे प्रभावित हो और प्रभावित होकर के वो इन सब चीजों से दूर रहें। क्योंकि इनसे दूर रखना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जो इसमें लिप्त हो गया उसको छुड़ाने के पीछे हम नहीं भाग सकते, और बहुत मुश्किल काम है, वो असंभव सा काम है और बहुत मुश्किल काम होता है। और जो बच्चा नहीं फंसा है, जो उस चीज पे गया नहीं है, तो उन चीजों को बताना हमारा फर्ज है, हमारे हर एक व्यक्ति का फर्ज है, और हम सबको ये काम करना भी चाहिए। अब ये एक और चित्र है जिसमें 2 रास्ते हैं। एक तो है सुमार्ग का लिखा हुआ, दूसरा है कुमार्ग का लिखा हुआ। हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए। अगर शराब पीने वाला व्यक्ति है तो भी इसको भी सम्मान चाहिए, भले वो झूठा सम्मान चाहिए, लेकिन उसको सम्मान चाहिए। तो हम बच्चे को बताएं कि हम जब पढ़ लिख कर इंसान बनते हैं, अच्छा नागरिक बनते हैं, तो हम क्या चाहते हैं? हमको एक सम्मान चाहिए, हमें माता पिता का प्रेम चाहिए, समाज का प्रेम चाहिए, रिश्तेदारों का प्यार चाहिए, है ना? ये सब कॉमन सी चीजें हैं जो हमको मिलती है। तो हमको सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि पीस चाहिए, उसको कुछ चाहिए हो ना चाहिए, वो पीस चाहिए। अगर वो इतना कमाने के बाद भी रात को अगर शांतिपूर्वक सो नहीं पा रहा है, पेट भर खाना नहीं खा पा रहा है, तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं उसके जीवन में उथल पुथल है। तो सम्मान, प्रेम और शांति, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो हर व्यक्ति चाहता है। स्वाभिमान चाहता है ना? अच्छा व्यक्ति रहेगा वो स्वाभिमानी होगा, कभी दूसरों पे डिपेंड नहीं होगा, कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करेगा, है ना? तो इस तरह का स्वाभिमानी व्यक्ति बनना हम सबको बचपन से ही सिखाया जाता है। धनार्जन धनार्जन तभी हो पाएगा जब हम अच्छे रास्ते पे चलेंगे और धन को बचाने का प्रयास करेंगे। नशा एक ऐसा चीज है जिसमें कभी भी धनार्जन अर्थात धन का बचत नहीं हो सकता, हम कभी सेविंग नहीं कर सकते। आज आज नशे की चीजों को इतनी महंगी कर दी गई है, फिर भी लोग उसको पीने लगे हैं। आप जितनी भी महंगी कर लो, पीने वाला उसको पिएगा। और पहले वो 5 साल में बर्बाद होता था, अब 10 साल में बर्बाद होगा। और कुमार्ग में चलने से क्या होगा? उसको अशांति होगी, उसका अपव्यय होगा, उसके पैसे खर्च होंगे। सिंपल सिंपल सा कैलकुलेशन ले, अगर एक व्यक्ति 50 रुपए का नशा करता है एक दिन में, तो एक महीने में 1500 रुपए का नशा किया, है ना? और एक साल में लगभग कितना नशा कर लिया? लगभग 20,000 से ऊपर का नशा कर लिया। और सोचिए अगर वो अपनी जिंदगी, वो अगर 20 साल से नशा करना शुरू करता है और 20 साल आगे नशा करता है, तो कितने लाख रुपए वो नशे में लगा लिया। और हो सकता है कि वो 40 साल पहुंचते पहुंचते उसे 25-30 लाख रुपए इलाज के लिए लगे आने वाले टाइम में। वो शायद 25-30 लाख खर्च करके भी वो बच नहीं सकता, क्योंकि लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, हार्ट में अटैक आ गया, तो बचेगा ही कहाँ वो। तो कुल मिलाकर अगर वो 50 रुपए की सेविंग अगर वो रोज करता, तो बैंक में जमा करता उसको, तो हो सकता है उसके पास लाखों रुपए होते 40 साल के बाद, जो उनके बच्चों के काम आते। लेकिन आज वो नशे पे खर्च कर रहा है, मात्र 50 रुपए का उदाहरण ले रहे हैं अभी, सिर्फ 50 रुपए, है ना? तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो वो आंकड़ा जो है लाखों रुपए में जाता है। अगर वो सेविंग करना शुरू कर दे, इसलिए हम बच्चों को जब नशे के बारे में बताते हैं तो उनको कहते हैं कि सेविंग, एक गुल्लक रखो, गुल्लक में एक सेविंग करना शुरू करो। तो बच्चों में बचत की आदत होती है, बचत की आदत डालने से भी वो नशे से वो दूर हो सकता है।
कि एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है कुछ गलत चीजें खा रहा है, पी रहा है, एक बच्चा जो सेविंग कर रहा है, तो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, जब बहुत सारे पैसे इकट्ठे होने लगते हैं तो उसके अंदर एक एक बचत का भाव उगता है, और वो अच्छी प्लानिंग और पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हो जाता है। तो बच्चों को हम ये बताएं कि उनके सामने कौन सा रास्ता है, रास्ता उसके सामने है, सुमार्ग का रास्ता है, कुमार का रास्ता है। और ये नशा को जोड़ने का मतलब ये है पढ़ाई के फोकस करने का, क्योंकि नशा ही परिवार में होता है, और उसी परिवार में जो है बच्चा पलता बढ़ता है। क्योंकि नशा स्कूल में नहीं होता, स्कूल में बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन नशा परिवार में होता है, नशा समाज में होता है। तो दो जगह पे वो देखता है कि मैं तो, हमारे घर में तो शराब पीते ही हैं, और जिस दूसरे घर में वो जा रहा है मेहमान के रूप में, उसके रिलेटिव वो भी पीते हैं। तो एक छोटे से बच्चे को ये लगता है कि नशा तो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। तो इस भ्रांति को, इस जो सोच को बच्चों के अंदर से मिटाना कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, शराब पीना तो बहुत बुरी बात है और बुरे लोग पीते हैं, इन चीजों को हम पढ़ाई में फोकस करने के दौरान बच्चे को बताएं। क्योंकि एक बच्चा पढ़ रहा है और एक पिता शराब पीकर घर में आए और हल्ला मचाए, तो उससे भी तो उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। तो बच्चे को समझाएं कि आपको भी नहीं करना है, और आपके घर में जो पीने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, उनको भी उनको मना करना चाहिए। अब विद्यार्थी जो है वो नशा मुक्ति के लिए क्या करे, क्या करे, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी शुरुआत वो अपने घर से करे, है ना, अपने घर से इसकी शुरुआत करे। आपके जो पिता है, चाचा है, दादा दादी, भाई है, अन्य रिश्तेदारों के नाम की एक लिस्ट बनाए कि कौन नशा करता है, उससे लिखें और उसके नुकसान के बारे में बताकर नशा छोड़ने का संकल्प कराएं। तब जाकर के जब बच्चे को लगेगा कि ऐसा करने से मेरे को ही फायदा है, और मेरे को ही इससे फायदा होने वाला है, कि मेरे घर में अगर नशा छोड़ दें तो मेरी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करना ज्यादा आसान होगा, तो इस तरह से वो शुरुआत कर सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है, विद्यार्थी आपस में एक समूह बना सकते हैं और नशा मुक्ति का प्रयास कर सकते हैं। एक समूह बनाए, अपने घर के आसपास जाकर जन जागरण करें कि नशा करना बुरी बात है, उसके फायदे और लाभ को वो बताएं। नशा छोड़ने वाले व्यक्ति को रचनात्मक कार्यक्रमों से जोड़ना चाहिए। जब व्यक्ति छोड़ता है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि वो क्या करे खाली टाइम में। बाकी समय तो नशा करके सोया रहता है। तो उसको खेल कूद में लगा सकते हैं, उसकी रुचि पूछ सकते हैं कि आपको किस में इंटरेस्ट है, खेल कूद में है तो खेल कूद में लगा सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में अगर कोई जाना चाहता है, तबला बजाना है, हारमोनियम सीखना है या पियानो सीखना है, इन सब चीजों को वो जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी को कोचिंग पढ़ा सकता है, निःशुल्क पढ़ाई करवा सकता है, ट्यूशन पढ़ा सकता है। पर्यावरण के क्षेत्र में वो पेड़ पौधे लगा सकता है। इन सब काम से जुड़ने के बाद वो नशा छोड़ने से शायद एक बार वो नशे की से गिरफ्त आ जाए, बाहर आ जाए। क्योंकि जब ये कार्य वो करेगा तो नशा उसको याद ही नहीं रहेगा, और ये कार्य में इतना लत हो जाएगा कि धीरे धीरे उसको नशा छोड़ने में मदद मिलेगी। विद्यार्थी पढ़ाई के अलावा अन्य सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ सकते हैं जो उसके आसपास होते हैं, जैसे स्कूल में एनएसएस है, स्काउट्स है, और एनएसएस है, एनसीसी है, स्काउट, ये सब जो चीजें स्कूल में होती है, तो इनसे जुड़ करके भी वो पॉजिटिव रह सकता है। यहाँ पे भी हम सकारात्मक सोच के लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे एनसीसी के जो स्टूडेंट है, एनएसएस के जो बच्चे हैं, स्काउट्स के बच्चे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन सब चीजों को उनको बताया जाता है, स्वच्छता, सफाई, समाज, इन सब से वो जुड़े होते हैं। और इसी वजह से जो एनसीसी स्काउट्स के बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा स्कूल के बाकी बच्चों से हटके होते हैं। तो उनके अंदर एक आत्म प्रेरणा होती है कि हमें बुरी चीजों से दूर रहना है, गलत चीजों में लिप्त नहीं रहना है। और क्या कर सकते हैं, अगर आपसे कोई नशे की सामग्री लाने को कहे, जो अक्सर हम देखते हैं घरों में, समाज में, तो उसे ना कहे। जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो ना कहे कि मुझे ये काम नहीं करना। कुसंगति से दूर रहे, पुस्तक किताबों से दोस्ती करे, है ना, उसे कुसंगति से दूर रहना है, पुस्तकों से दोस्ती करे, महापुरुषों की जीवनी पढ़े। अगर उसे कुछ लक्ष्य तय कर रखा है डॉक्टर का, इंजीनियर का, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़े, और उससे रिलेटेड वो यूट्यूब में देख सकता है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, डॉक्टर में क्या क्या पढ़ाई होती है, इंजीनियर कैसे बनते हैं। जो भी वो बनना चाहता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो टॉपिक्स ले सकता है। नशा का विरोध करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके साथ जाके खड़े हो जाए, कुछ नहीं कर सकता तो जाके खड़े हो जाए और उनका सपोर्ट करे कि भाई हाँ, ये सही, ये संस्था जो है वो सही काम कर रही है, और वो उस काम को समर्थन करने लगे। सोशल मीडिया में नशे के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करें। हर स्टूडेंट के हाथ में क्या है, मोबाइल है। अपने स्टेटस पे लगाए कि नशा करना बुरी बात है, नशे से होने वाले हानियों को लगाए। नशे से लाभ तो कुछ नहीं होता, सिर्फ हानियां होती है। तो हानि क्यों, हानियां होती है, कैसे कैरियर खराब होता है, उससे रिलेटेड वो सामग्री को अपने स्टेटस पे लगा सकता है, अपने चैटिंग में शेयर कर सकता है। योग, व्यायाम, ध्यान, मेडिटेशन का साथ कभी ना छोड़े। हमने शुरू में भी बताया था कि स्पिरिचुअल रूप से अगर हेल्दी रहना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को हमने बताया था। तो यहाँ पे भी जो व्यक्ति ध्यान करता है, योग करता है, व्यायाम करता है, उसका हार्मोनल लेवल इतना बैलेंस होता है कि वो नशे की तरफ कभी जाएगा ही नहीं।
तो मेडिटेशन का साथ कभी ना छोड़े, ध्यान का साथ कभी ना छोड़े। अगर वो ध्यान का हाथ पकड़ के चलेगा तो ध्यान भी उसका हाथ पकड़ा रहेगा। घरों में होने वाले उत्सव में नशे का प्रयोग में सहमति न दे। अगर उससे घर में कुछ कार्यक्रम होने को है और घर के लोग कह रहे हैं कि नशे की सामग्री लाना है, तो अपना विरोध जरूर दर्ज करे। विरोध दर्ज करने का मतलब क्या होता है कि ठीक है, उसकी बात को आज नहीं माना जाएगा, लेकिन जब वो बार बार वो बात को बोलने लगेगा, तो घर में सबके सब एक जैसे नहीं होते। कोई ना कोई तो उसको सपोर्टर मिलेगा, कोई ना कोई उसको सपोर्ट करने वाला मिलेगा, और वो उसके साथ खड़ा होगा। तो जब उसको सपोर्ट करने वाला मिलेगा, तो पहले अकेला विरोध करेगा, फिर 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। धीरे धीरे उस परिवार के लोग उस अकेले नशे करने वाले का विरोध करेंगे, और हो सकता है इस संगठन से, इस सहमति से वो नशा नशा उनके घर में आए ही नहीं। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों को हमको बताना है कि नशा से दूर होना और नशे को समाज से बाहर से बाहर, अगर भारत से अगर नशा खत्म करना है, तो सिर्फ स्टूडेंट्स अपने घर में एक छोटा सा आंदोलन चला करके कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। गायत्री मंत्र और वैदिक मंत्रों का उच्चारण हमेशा करें। हम बच्चों से कहें कि जो भी वो मंत्र बोलते हैं, कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र, या 5 बार कोई भी वैदिक मंत्र जो अपने घर में वो करते हैं, उसको मन ही मन जरूर बोले, और रेगुलर बोले, नियमित बोले। ये नहीं कि आज बोले, 4 दिन बोले, मोटिवेटेड हुए तब तो बोले, और कुछ दिन बाद तो फिर भूल गए। सोने के समय गायत्री मंत्र बोले, जब सोकर उठते हैं तो गायत्री मंत्र बोले, पढ़ने से पहले गायत्री मंत्र बोले, स्कूल जाने से पहले गायत्री मंत्र बोले। ये छोटे छोटे चीजों को जब हम बच्चों के अंदर बचपन से ही जब डालने लगते हैं, तो ठीक है, वो आज नहीं तो कल वो जरूर उनके अंदर प्रस्फुटित होता है, और वो बच्चा जो है अच्छे मार्ग में जाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हम बच्चों को नशा के बारे में ही बता सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड है, फोकस करना है। हालांकि छोटा चैप्टर था, लेकिन मैंने नशे के ऊपर पूरा चैप्टर लिया, क्योंकि पिछली बार भी उतना अच्छे से नहीं हो पाया था ये। नशा मुक्ति का जो संकल्प है वो हम लेवा सकते हैं बच्चों से, कि इसमें लिखा हुआ होता है कि हम सब मिलकर यह संकल्प करते हैं कि स्वयं, परिवार, समाज, इसमें सभी चीजें आ गई है, स्वयं भी, परिवार को भी, समाज को भी और राष्ट्र को भी नशा से मुक्त करेंगे। जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारे विचारों को शक्ति मिलती है, और वो जो संकल्प है जो हमारे विचारों को शक्ति प्रदान करती है। अगर हम किसी चीज का संकल्प लें, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूर्ण ना हो। अगर हम दृढ़ संकल्प लेते हैं तो वो तो पूरा होकर के ही रहेगा। तो हम बच्चे से कहें, विद्यार्थियों से कहें कि स्वयं भी, परिवार को भी, समाज को भी और राष्ट्र को अगर नशा मुक्त रखना है, तो पहले आत्मनिर्माण करना है। जब आपका आत्मनिर्माण हो जाएगा, तभी आप राष्ट्र निर्माण अर्थात समाज में जाकर के आराधना कर सकते हैं, समाज को निस्वार्थ भाव से सेवा दे सकते हैं। तो आत्मनिर्माण करना, उसके बाद राष्ट्र निर्माण करना, इस अभियान से जोड़ना बच्चों को, और इससे उनके लक्ष्य को प्राप्त करवाना, ये हमारा नशा मुक्ति का संकल्प होता है। तो इस तरह से नशा के बारे में भी बच्चों को हम जब जागरूक करते हैं, तो बच्चा जो है पढ़ाई की तरफ अपने आप फोकस करने लगता है। क्योंकि नशा अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप, या बोले आज के समय का, इस समय का 21वीं सदी का सबसे बड़ा श्राप है। जो कि एक, हम जो अपने आप को कहते हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, बहुत डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर रही है, लेकिन इसके एक दूसरे पहलू में अगर आप देखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम इन टेक्नोलॉजी की वजह से कमजोर भी हो रहे हैं, और नशे की तरफ लिप्त भी हो रहे हैं। पहले 24 घंटे हुआ करते थे, आज भी 24 घंटे हैं, लेकिन उन 24 घंटों में जो हमको आउटपुट देना है लोगों को, समाज को हो, परिवार को हो, या अपने आप को भी हो, हम नहीं दे पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, और डिस्ट्रैक्ट होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो एक नशा है। और बहुत सारी चीजें हमने बताया कि स्वास्थ्य है, नशा है, वातावरण है, और उसका जो अरेंजमेंट होता है घर का वो कैसा है। तो इन सब चीजों को लेकर के हम बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपनी स्कूल में सभी जगह पर गाइडेंस दे सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर एक इंस्पिरेशन की भावना है। और जब वो इंस्पायर हो जाएंगे, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, तो उन्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो अपना रास्ता खुद चलने लगेंगे। कि जैसे कि सूर्य की शक्ति प्राप्त करके जो सौर से चलने वाली गाड़ियां होती है, उसे किसी फ्यूल की जरूरत नहीं होती, सौर सूर्य से शक्ति प्राप्त करता है, चलता चला जाता है। तो ऐसा हम हमारी सोच में हमको लाना होगा। इसी के साथ ही ये टॉपिक के लिए मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।